नमस्कार, मेरा नाम कैलाश चंद है। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगला टॉपिक फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इस अध्याय के मुख्य बिंदु हिंदी में यहाँ दिए गए हैं। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इसका अर्थ है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में बदलाव करना ताकि दिव्यांग बच्चे भी खेले और भाग ले सके। उद्देश्य क्या होता है इसका? आत्मसम्मान में बढ़ाना, आत्मसम्मान जो बच्चों सेल्फ मोटिवेशन है वो बढ़ाना, सामाजिक कौशल विकसित करना, शारीरिक फिटनेस में सुधार। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? विशेष ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक जो इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष ओलंपिक किसे कहते हैं? यह बौद्धिक असक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। पैरालंपिक्स यह शारीरिक अक्षमता यानी फिजिकल डिसेबिलिटी जैसे कटे हुए अंग, दृष्टि दोष या सेरेब्रल पॉल्सी वाले एथलीटों के लिए। डेफ ओलंपिक किसके लिए है? डेफ ओलंपिक उन एथलीटों के लिए है जो सुन नहीं सकते, हेयरिंग इम्पेयर्ड है। समावेशन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। समावेशन का अर्थ है कि बच्चे जो सामान्य बच्चों के साथ एक स्कूल और खेल के मैदान में शिक्षा और खेल के अवसर देना। जो हमारे CWSN के बच्चे हैं उन्हें और सामान्य बच्चों को एक साथ खेल के अवसर देना। लाभ, इससे बच्चों में भेदभाव कम होता है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। फोर्थ, समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए ऑर्गेनाइजेशन। भारत में स्पेशल ओलंपिक भारत जैसे संगठन CWSN वाले बच्चों के लिए माध्यम से मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं। फिफ्थ, समावेशन के लिए शारीरिक शिक्षा गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए रणनीतियाँ, स्ट्रेटेजीज क्या है हमारी। दिव्यांग बच्चों को खेलों में शामिल करने के लिए कुछ सुझाव, नियमों में बदलाव, उनके लिए उपकरण, प्रशिक्षित कोच, उचित वातावरण। चलिए अब हम इस बारे में थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे। डिसेबिलिटी या अक्षमता किसे कहते हैं? शरीर के किसी अंग का कार्य अक्षम यानी कार्य क्षमता में कमी होना, जिस कारण से व्यक्ति को दैनिक कार्य को करने में कठिनाई होती है। मुख्य प्रकार और उनके अर्थ दिए गए हैं। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, संज्ञानात्मक अक्षमता। यह एक मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति की सूचनाओं को संबंधित करने यानी प्रोसेस करने, संसाधित करने की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी जो भी हम कोई बात बोल रहे हैं, जो भी उसको सूचनाओं में बाधित कर देती है या प्रभावित करती है, उसे संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या है? स्मरण शक्ति, चीजों को याद रखने में कठिनाई, पाठ लेखन पढ़ने में डिसलेक्सिया बीमारी, लिखने में समस्या आना, अटेंशन किसी कार्य को लंबे समय तक ध्यान में ना रखना, जो हम काम कर रहे हैं उसमें लंबे समय तक ध्यान ना देना या केंद्रित ना कर पाना, सरल निर्देशों को समझने में सामान्य से अधिक समय लेना। बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? यह डिसेबिलिटी व्यक्ति की बुद्धि, IQ और दैनिक जीवन के कार्यों जैसे कि बातचीत, खुद की देखभाल को प्रभावित करती है। आमतौर पर 18 वर्ष की आयु से पहले विकसित हो जाती है। लक्षण, सीखने की गति बहुत धीमी होती है, तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग, सामान्य समस्या का समाधान नहीं होती, समस्या का समाधान में कठिनाई है, सामाजिक व्यवहार और समाज में घुलने मिलने में परेशानी, दैनिक कार्यों जैसे कपड़े पहनना, खाना पीना, दूसरों पर भी निर्भरता। तीसरी है शारीरिक डिसेबिलिटी यानी फिजिकल डिसेबिलिटी। यह व्यक्ति की शारीरिक गतिशीलता यानी मोबिलिटी और शारीरिक कार्यों को करने की क्षमता को सीमित करती है। लक्षण क्या है? चलन अक्षमता, चलने फिरने दौड़ने में कठिनाई, अंग दोष, किसी अंग का ना होना या किसी ठीक से काम ना करना जैसे पोलियो या दुर्घटना के कारण, दृश्य और श्रवण, देखने व सुनने की क्षमता का कम होना, मांसपेशियों की कमजोरी, शरीर के अंगों पर नियंत्रण कम होना, सेरेब्रल प्लासी, सेरेब्रल मतलब तंत्रिका तंत्र जो हमारा होता है वो सही से काम नहीं करता। अक्षमता के कारण, डिसेबिलिटी के कारण अनुवांशिकी हो सकता है, जीन में गड़बड़ी के कारण डाउन सिंड्रोम लाइक, दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, कुपोषण हो सकते हैं, बीमारियां हो सकते हैं, पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं।
डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में अंतर क्या होता है? डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर, बेटा पहले तो ये समझना पड़ेगा, शरीर के किसी अंग या किसी कार्य को स्थायी कमी, अगर किसी काम की स्थायी कमी है तो उसे डिसेबिलिटी के उसमें रखा जाएगा। मानसिक या व्यवहारिक संबंधी असामान्यता, उसे डिसऑर्डर में रखा जाएगा। प्रकृति, यह अक्सर शारीरिक और दृश्य होती है, ये हम देख सकते हैं, शारीरिक और दृश्य हो सकते हैं डिसेबिलिटी। डिसऑर्डर मानसिक हो सकते हैं या आंतरिक हो सकते हैं। इसके उपकरणों जैसे व्हील चेयर प्रतिबंध से किया जाता है, इसे थेरेपी दवा से ठीक किया जा सकता है। डिसेबिलिटी को हम नॉर्मली इक्विपमेंटों जैसे व्हील चेयर से प्रतिबंधित यानी उसे इंतजाम उसका कर सकते हैं, पर और जो वो हमारी जो हमारी डिसऑर्डर है उसे थेरेपी या नियंत्रित किया जा सकता है और ठीक नहीं कर सकता, उसे कंट्रोल करके पूरा सक्षम कर सकता है। CWSN के लिए एक्स क्षमता के लाभ, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में, शारीरिक गतिविधियां इन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। शारीरिक लाभ, मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन में सुधार। मानसिक लाभ, तनाव और चिंता में कमी, आत्मविश्वास में वृद्धि। सामाजिक लाभ, नए दोस्त बनाना और टीम भावना सीखना। विकार, डिसऑर्डर एक महत्वपूर्ण विषय है, जैसा कि हमने अभी ऊपर हमने चर्चा करी डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में, पर हम डिसऑर्डर के बारे में अब अच्छे से पढ़ेंगे। ADHD, SPD, ODD, ASD का विवरण यहाँ दिया गया है जिसे हम पढ़ रहे हैं। ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये आपके पेपर में आ सकता है, इसी के लिए आप पढ़ लीजिए ADHD का मतलब क्या है। ध्यान की कमी और अति सक्रियता विकार, इसे कहते हैं। ADHD का मतलब है अटेंशन, मतलब ध्यान की कमी और अति सक्रियता का विकार। अर्थ, इसमें बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता और किसी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। लक्षण, बहुत ज्यादा बोलना, बिना सोचे समझे काम करना, बारी का इंतजार ना कर पाना, चीजों को बार बार खो देना या भूल जाना, बैठे बैठे हाथ पैर हिलाते रहना। SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसे संवेदी प्रसंस्करण विकार कहा जाता है। अर्थ, इसमें मस्तिष्क को अपनी इंद्रियां देखना, सुनना, छूना, स्वाद, गंध से मिलने वाली जानकारी को समझने में कठिनाई होती है। लक्षण, तेज रोशनी या तेज आवाज से घबरा जाना, किसी खास तरह के कपड़ों के स्पर्श यानी टच से चिढ़ना, अजीब तरीकों से चलना या शरीर का संतुलन बिगड़ना, दर्द या तापमान के प्रति बहुत कम बहुत ज्यादा संवेदनशील होना, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या, अगर ठंडा लगे तो बहुत ज्यादा ठंडा लगे, गर्म है तो गर्म लगेगा। ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसे ऑटिज्म भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब है इसके लक्षण हर बच्चे में अलग अलग हो सकते हैं। अर्थ, यह एक विकार संबंधी यह एक विकास संबंधी जो कि व्यक्ति की बातचीत करने, कम्युनिकेशन और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। लक्षण, दूसरों से नजरें मिलाने में कतराना, आई कांटेक्ट ना करना, एक ही शब्द या क्रिया को बार बार दोहराना, अकेले रहना पसंद करना, अकेले रहना पसंद करना और जल्दी दोस्त ना बना पाना, हम किसी मतलब अकेले रहना चाहते हैं और दोस्त न, एकांत में रहने वाले लोग। बदलाव पसंद ना करना, जैसे डेली रूटीन बदलना। इन विकारों के सामान्य कारण कॉजेज हैं, बोर्ड परीक्षा में अक्सर इन कारणों से पूछे जाते हैं। अनुवांशिकी हो सकते हैं, मस्तिष्क की चोट लगने के कारण हो सकता है, पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, कम वजन, पहले से वजन या पहले जब बच्चा जो होता है वो प्री मिच्योर बर्थ कर ले, कहने का मतलब है बच्चा जैसे 9 महीने में बर्थ होता है तो कई 6.5 महीने में या 7 महीने में, 7.5 महीने में, इस तरीके से 8 महीने में बर्थ ले, इस तरीके से भी ये हो सकता है। ODD, ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, ओपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर, यह मुख्य रूप से बच्चों के व्यवहार बिहेवियर से संबंधित विकार है। सरल शब्दों में, इसमें बच्चा जानबूझकर बड़ों की बात नहीं मानता और हमेशा बहस या झगड़ा करने की स्थिति में रहता है। ODD के मुख्य लक्षण है बहस करना, आर्गुइंग करना, बच्चा बहुत माता पिता से, शिक्षकों से बहुत बहस करता है। नियमों को तोड़ना, रिफ्यूज करता है, डी रिफ्यूजिंग मतलब आप समझ लें डिफाइंग करता है, कोई रूल नहीं मानेगा, मैं तो इसी ऐसे करूंगा वो करूंगा, जो भी उसकी इच्छा होती है वो करने की इच्छा कोशिश करता है। दूसरों को परेशान करना, जानबूझकर चिढ़ाना या तंग करना उसका है। दोषारोपण यानी ब्लेमिंग, कोई भी काम होगा वो हर किसी की गलतियां उनके लिए जिम्मेदार वो दूसरों को ठहराएगा, कभी अपने ऊपर नहीं लेगा।
गुस्सा और चिड़चिड़ापन, बहुत जल्दी आपा खो देना, लॉस टेम्परिंग होते हैं बच्चे। बदले की भावना, दूसरों को बदला लेने की प्रवृत्ति रखना। ओडीडी के कारण क्या हो सकते हैं? जैविक कारक, बायोलॉजिकल, मस्तिष्क के उन रसायनों में असंतुलन जो व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। पारिवारिक वातावरण, घर में बहुत अधिक अनुशासन होता है, माता पिता के बीच लगातार झगड़े होना। सामाजिक कारण, खराब संगति या स्कूल में उपेक्षा का शिकार होना। अनुवांशिक, यदि परिवार में पहले से ही किसी को व्यवहार संबंधी विकार हो तब हो सकता है। एक है ओसीडी, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जुनूनी बाध्यकारी विकार। यह एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो व्यक्ति को एक ही काम को बार बार करने के लिए मजबूर करता है। इसे हम दो भागों में समझा हुआ है। जुनून या सनक, ओबेक्शन, ओबेजन, मन में बार बार आने वाले अनचाहे विचारों और डरावने विचार। कंपल्शन मतलब बाध्यता, उन विचारों से होने वाली घबराहट को कम करने के लिए बार बार की जाने वाली क्रियाएं। ओसीडी, सफाई का जुनून, कीटाणु गंदगी से अत्यधिक डर लगता है, बार बार हाथ धोना, सफाई करना, बार बार जांचना, चेकिंग कि दरवाजा खुला है, बंद है, गैस बंद है, या उस टाइप के जो भी हम काम करते हैं उसको देखना। क्रम में रखना, हर चीज को एकदम होता है ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना कि एकदम प्रॉपर वे ही हो, अलमारी में ये चीजें होनी हो, चीजों को एकदम खास रूप से एकदम सिमेट्रिक रूप से रखना। गिनती करना, मन ही मन सीढ़ियां या चीजें गिनते रहना। अनचाहे नुकसान होने या कुछ बुरा होने के लगातार विचार आना। ओसीडी के प्रमुख कारण क्या? जैविक कारक, बायोलॉजिकल, मस्तिष्क में सेरोटोनिन नामक रसायन के स्तर में असंतुलन होना। अनुवांशिक जेनेटिक हो सकता है। पर्यावरणीय कारक हो सकता है। इसका प्रबंधन क्या है? सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, विचारों को बदलने के लिए विशेष प्रकार की थेरेपी। व्यायाम और योगा, नियमित शारीरिक शिक्षा तनाव को कम करने में मदद करती है। दवाएं, एडीएचडी, अगर नोट हम इस चीज का नोट बनाने, एडीएचडी मुख्य रूप से ध्यान और ऊर्जा से जुड़ा है, जबकि एएसडी सामाजिक मेलजोल से बातचीत करता है। जैसे भी हमने एएसडी पढ़ा ऊपर, अभी आपको बता दें। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें क्या था? हमारे बच्चे होते हैं उसके अलग अलग बातचीत करने का अलग अलग तरीके, दूसरों से नजर न मिलाना, इस तरीके सामाजिक कारणों को लेकर के है। CWSN के लिए, खेलों के लिए लाभ। अनुशासन, खेलों के नियमों बच्चों को अनुशासित किए जाते हैं। CWSN के जो बच्चे होते हैं हमारे, बेनिफिट्स क्या है स्पोर्ट्स क्या है? अनुशासन, खेलों के नियम बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं। ऊर्जा का सही उपयोग, विशेषकर एडीएचडी और ओडीडी वाले बच्चों को अतिरिक्त ऊर्जा को खेल में लाने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिक कौशल, टीम में खेलने से दूसरों के साथ मिलकर काम करना काम आता है। एएसडी इसका एक एग्जाम्पल है। आत्मविश्वास, जब वे खेल में अच्छा करते हैं तो उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, अब हमने ऊपर पढ़ लिया है डिसऑर्डर, अब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं। डिसेबिलिटी, दिव्यांग व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक और प्रभावी ढंग से व्यवहार करने के नियम या समाज में समावेशन, इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य, सीधे सीधे व्यक्ति से बात करें, जो अक्षम बच्चे हैं उनके साथ सीधे सीधे बात करें, सहायता करने से पहले पूछें। शारीरिक संपर्क और उपकरण, फिजिकल इक्विपमेंट, किसी व्यक्ति को व्हील चेयर या किसी का मन कभी ना छुओ, ना ही उन पर झुके। उचित भाषा का प्रयोग करें, धैर्य रखें। दृष्टिबंधित व्यक्तियों के लिए आप जब उनके पास जाएं तो अपना नाम बताकर अपनी पहचान दें। कमरे में जाते समय उन्हें बताकर जाएं ताकि वो अकेले बात ना करते रहे। श्रवण बंधित व्यक्तियों के लिए उनसे बात करते समय खड़े हो ताकि होठों की हलचल, लिप्स को देखकर चिल्लाने की बजाय सामान्य आवाज में स्पष्ट बातें बोल सके। जैसा कि मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है CWSN वाले बच्चों के लिए, आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे और इसे पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। आशा करता हूँ कि आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। धन्यवाद।